स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या इसकी टेक्निक्स है, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, बेसिकली हम इसमें मैट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं और इसमें हमें एकोलन फॉर्म बनानी होती है। इसमें हमें एकोलन फॉर्म बनानी होती है। अब ये एकोलन फॉर्म क्या होती है, कैसे बनती है, चलिए ये मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उतारना आता होगा वैल्यूज़ को। तो जल्दी से इनको मैट्रिक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सारी उतार लेते हैं। यहाँ पे एक्स का मतलब 1 होता है, 1 आ जाएगा। ये 3x यानी कि 3 आ जाएगा और 2x यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस y है यानी कि माइनस का 1 आ गया। साइन भी लिखनी होगी आपको, लेकिन वेरिएबल्स नहीं लिखने होंगे। ये प्लस का 1 है तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस का y है तो 1 ही आ जाएगा। और ये प्लस का z है तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का z है तो माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस का 3z है तो 3 आ जाएगा। इसके बाद आप इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यूज़ भी लिखेंगे। 2 डॉट्स बनाएं, यहाँ पे हम इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू लिखें -5। ये फिर से इसकी जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू है 25, वो लिखें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25। ये 25 लिख दिया। ये 1 जैसा लग रहा होगा लेकिन 25 है। और ये आखिरी आपने लिख दिया 20। तो अब करना क्या है, एकोलन फॉर्म का मतलब क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, फाइंड क्या करना होता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो हमें इसमें जो करना होता है, एकोलन फॉर्म बनानी होती है। एकोलन फॉर्म क्या होती है, ये देखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये इक्वल्स टू के बाद वाले नहीं, सिर्फ यहाँ के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमें 1 करने हैं। ये हमें 1 करने हैं, और इसके अलावा ये और ये दोनों जो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको हमें ज़ीरो करना होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा से आप सुनेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, और जो नीचे का जो अपर ट्रायंगल इसे बोलते हैं, अपर ट्रायंगल, ये जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें करना कैसे होगा, इसके लिए हमें डिफरेंट ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। वो ऑपरेशंस हमें सोचने पड़ेंगे अपने दिमाग से खुद से कि मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ जिससे ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए और ये वाले सारे 0 हो जाए। तो ये हमें सोचना होगा और इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बाकी आपका पूरा वैसे ही रह जाएगा एज इट इज़, जो भी है सब में ऑपरेशन लगेगा जब हम एक रो में लगाएंगे, ठीक है। और हमें ऑपरेशन लगाएंगे कैसे, हमें सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे 1 करना होगा। उसके बाद जो उसके नीचे की 2 वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगी। फिर इसको हमें 1 करना होगा, और फिर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो ऑब्वियसली पहले से 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो पहले इसे हम 1 करते, और अगर यहाँ पे भी कोई और वैल्यू होती तो हम इसे पहले 1 करते। या फिर अगर यहाँ पे 1 नहीं भी करते आप, तो मैं आपको बताऊँ, अगर ये यहाँ पे 1 नहीं होता और 1 इधर इस वाली रो में होता, तो हम इस वाली रो को ऊपर लिख देते और इस वाली रो को नीचे लिख देते। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 1 ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ही शुरू करेंगे सवाल। तो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले कोई ऐसी कैलकुलेशन, ऐसे ऑपरेशन लगाना होगा कि जिसके ज़रिए हम जो है 3 को 0 कर सकें। तो अब कोई ऐसा ऑपरेशन सोचते हैं, लेकिन हमें रॉज़ को ऑपरेशन में ज़रूर लगाना होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट ही ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई पे 0 कर दिया तो ये 0 हो तो गया, इतना सोचने का क्या। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कोई ना कोई रॉ लगानी होगी ऑपरेशंस में, उसी से सॉल्व होगा। अगर आप बगैर किसी रॉ के ऐसी डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई पे सिर्फ 0 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। 1 मैंने कहा था पहले ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 हो गई है, यानी कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, विच इज़ इन दोनों को 0 करना है, ठीक है। और ये जो मैंने आपका रॉ 2 लिखा है, ये रॉ 2 इसकी बात हो रही है, इस वाले पूरी रॉ की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा वो इस पूरी रॉ पे अप्लाई होगा। उस पूरी रॉ से मुझे उसको मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड जो भी मैं करूँगा वो करना होगा। तो ये आ गई आपकी रॉ 2। अब इसमें हम ऑपरेशन लगाना शुरू करते हैं। तो हम कोई ऐसा ऑपरेशन सोचते हैं जिससे ये 3 जो है 0 हो जाए। हमारा अल्टीमेट गोल ये है, इसको 0 बनाना। तो एक ऐसा ऑपरेशन है R2 मतलब ये 3 हो गया, यहाँ पे आ जाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। R2 माइनस 3
3 से माइनस कर देंगे, 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा, 3 माइनस 3 और R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 मतलब ये, ठीक है। तो R1 मतलब ये, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं R2 यानी कि 3 माइनस 3 और R1 यानी कि ये 1, तो R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 0 ही आ जाएगा। अब टाइम बचाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि हम रॉ 3 का भी ऑपरेशन यहीं से डायरेक्ट लगा लेते हैं। और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे रॉ 3 में क्या ऑपरेशन लग रहा है। तो रॉ 3 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 यानी कि 2 प्लस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखा, इसलिए मैं कह रहा था इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑपरेशन लगाना होगा तो आपको R1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसलिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशन लगाया है, तो ये हर किसी में होगा। R2 का मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे तो 3 है, तो 3 आ जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे 1 तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 और R1 यानी कि -1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से पूरा सॉल्व होगा। समझ तो गए होंगे आप। तो चलिए अब इसका अगला मैट्रिक्स लिख देंगे। तो चलिए इसका लिखते हैं। पहला है, पहली रॉ तो बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि हमने पहली रॉ में ऑपरेशन नहीं लगाया, हमने सिर्फ रॉ 2 और रॉ 3 में ऑपरेशन लगाया। तो पहली रॉ एकदम सेम आ जाएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सही है, ये वैसी की वैसी ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मसला आया रॉ 2 और रॉ 3 में, जो मैंने आपको बताया वो सारी कैलकुलेशन अब हम यहाँ पे करेंगे। तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि हमारा गोल ही इसको ज़ीरो बनाना था। सही है, और फिर बाकी वो R2 में दूसरा लगाते हैं 1 माइनस 3 R1 यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 4, पॉजिटिव 4, और इसके बाद अगले वाले में लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -4, ठीक है। -4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी लगेगा, इसमें भी वही ऑपरेशन लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। ये आंसर आ गया आपका 40। और इसी तरीके से रॉ 3 में भी मैंने डायरेक्ट ही ऑपरेशन लगा दिया था स्टेप्स बचाने के लिए। अगर आपको अलग से भी करना है तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 0। काफ़ी आसान है, देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके, कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये, जैसा आप समझ रहे हैं। तो 0 हो जाएगा। ये पूरी रॉ में R3 वाला ऑपरेशन लगेगा। R3 में पूरी रॉ 3 है, यानी कि उसमें पूरा ये ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 30 हो जाएगा इक्वल्स टू के बाद 30, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक सेकंड लाइन खींच लूँ यहाँ पे ताकि नेक्स्ट स्टेप्स का आपको पता चलता रहे। ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये 2 ज़ीरो हो गए। अब मैंने आपको क्या कहा था, 1 की मदद से नीचे वाली वैल्यू 0 होंगी। अब मैंने क्या कहा था, अपर ट्राइंगल 0, यानी कि ये 3 ज़ीरो होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये 2 तो हो गए, अब ये भी 0 करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसको 1 करना पड़ेगा ताकि इसके 1 की मदद से हम इसको 0 कर सकें, ठीक है। तो पहले इस 4 को हमें 1 करना होगा। तो कैसे 1 करेंगे, इसके लिए भी एक ऑपरेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आप खुद भी सोचिए, कुछ भी आप सोचें ऑपरेशन क्या लग सकते हैं, आप अपना दिमाग भी चलाएं थोड़ा, ठीक है। तो R2 का ऑपरेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा, R2 में ऑपरेशन लगेगा 1/4, उसके हम 1/4 और R2 यानी कि हम 4 को उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये करते हैं और पूरा अप्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं। फर्स्ट रॉ में तो कुछ नहीं होगा, सब एज इट इज़ आ जाएगा लिखा हुआ, 1 - 1 1, और यहाँ पे -5 वैसे का वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद रॉ 2 में हमें चेंजिंग करिए, 1/4/0, तो 0 का 0 ही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1/4 × 4 ये हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1 चाहिए हमें, -1 नहीं चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। -4 1/4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1। इसके बाद इक्वल्स टू, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका है 10। रॉ 2 में यहाँ पे भी 1/4 का ऑपरेशन लगेगा, तो ये बच जाएगा 10। इसके बाद रॉ 3 भी एज इट इज़ सेम टू सेम आ जाएगी, क्योंकि हमने रॉ 3 में भी कोई ऑपरेशन अभी नहीं लगाया, ठीक है। तो ये ऐसी की ऐसी सेम लिख देता हूँ मैं,
एक सेकेंड। तो अब हमने इस वाले वन, इसको हमने वन कर दिया, तो अब इसके वन के नीचे को हमें ज़ीरो करना है, क्योंकि हमें अपर ट्रायंगल जैसे कि मैंने आपको बताया था ज़ीरो बनाना है। तो ये वन हो गया। अब इसकी मदद से हम इसको ज़ीरो कर देंगे। तो ऑपरेशन क्या लिख जाएगा यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। R3 एग्जैक्ट ये वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, सेम है। R3 में जो ऑपरेशन लगेगा विच इज़ R3 में जो ऑपरेशन लगेगा विच इज़, एक सेकेंड रुकिए, R3 माइनस 3R2। तो हम R2 की मदद से कर रहे हैं, R2 को हमने वन बनाया है, तो हम R2 को ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम ये रॉ 3 में पूरा अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो बाकी की दो रॉ हैं, वो रॉ 1 और रॉ 2, वो एज इट इज़ सेम की सेम आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, ये -5 आ गया। रॉ 2 भी एज इट इज़ सेम आ जाएगी। रॉ 2 में हमने अभी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, 1 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, और इसके बाद रॉ 3 में जब हमने ऑपरेशन लगाया तो ये तो था ही ज़ीरो, ये ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग मल्टीप्लाई विद ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। और ये हमने जो ऑपरेशन लगाया उसकी मदद से ये भी हो गया फाइनली ज़ीरो। तो ये हो गया ज़ीरो, और इसके बाद वाला जो है वो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4, सॉरी 4 लिखना था, 4 ही है, और ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ठीक है। अगर अब आप देखें तो हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ट्रायंगल हमारा 0 हो चुका है, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट पे 1 1, यहाँ पे 4 है। अब बस इस 4 को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, और वही सेम लगेगा R3 में 1/4 R2 हो जाएगा, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं ये कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं रॉ 3 में हम 1/4 से, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1। तो ये लिख देते हैं पहली वाली रॉ में, तो वही आ जाएगा आंसर, सेम एज इट इज़ आ जाएगी। 1 - 1 1, और माइनस का 5। ठीक है, और इसके बाद जो है ज़ीरो आ जाएगा R2 में, और 1 - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 10। रॉ 3 में हमने ऑपरेशन लगाया था, तो रॉ 3 आ जाएगा 0 0, क्योंकि एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। 4 का आ जाएगा 1, और ये भी 0 हो गया था, इसलिए ये भी 0 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और यही आपका गॉस जॉर्डन मेथड है। 1 1 1 0 0 0 हो चुका है, अपर ट्रायंगल 0 हो चुका है, डायगोनल एलिमेंट 1 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें 1-2 स्टेप्स और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आपका आंसर निकल चुका है तो इसकी आपकी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू इक्वेशन जो है वो बनकर आ चुकी है। अब वो इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ। वो इक्वेशन जो बनकर आई है वो है, ये देखें, ये 1 आया है यानी कि x, -1 आया है यानी कि -y, और +1 आया है तो +z, प्लस z इक्वल्स टू वही -5, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। और दूसरी वाली इक्वेशन में है 0, यानी कि x नहीं है, 1 मतलब y, मतलब ये देखो 1 मतलब y आ जाएगा यहाँ पे y, और -z इक्वल्स टू 10 आया है दूसरा। ठीक है, और इसके बाद जो है 0 0 1, और z का आंसर आया है आपका 0। तो z हमारे पास आंसर आ चुका है, z की वैल्यू हमारे पास आई है 0। मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ। z की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 0। ठीक है, अब हमें जो है ये z की वैल्यू, ये y - z इसमें पुट करनी होगी, ताकि जो है हमें
वाई की भी वैल्यू मिल जाए। तो वाई, एक सेकेंड, हाँ वाई, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, टेक्निकल डिफिकल्टीज। तो वाई माइनस जेड की जगह आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल्स टू 10, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू 10, तो y माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, यानी कि y इक्वल्स टू 10, यानी कि आपकी y की वैल्यू भी आ गई है, और y की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है, y की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है 10। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू है। अब ये जो y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है, अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन यानी इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो चलिए अब ये भी कर लेते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज़। तो x का तो x ही आ जाएगा, x का x लिख दिया, और y माइनस वाई यानी कि माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और z की वैल्यू है विच इज़ 0, तो z की जगह हम प्लस 0 पुट कर देंगे, और आगे है इक्वल्स टू -5। पूरा एक ही है, मैंने वो जगह कम होने की वजह से नीचे लिख दिया। तो इन सब की जब आप प्लस माइनस करेंगे वो तो आपको आता ही होगा, वो मैं नहीं करके दिखा रहा है, वो तो बेसिक सी चीज़ है। तो इन सब की जब आप प्लस माइनस करेंगे तो x का जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो है y की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू सॉरी निकल कर आएगी वो है 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x का आंसर आया है 5। ये देख लें आप, x का आंसर, एक सेकेंड, x का आंसर इज़ 5, x का आंसर इज़ 5। ठीक है, अब कहने को तो आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप टीचर को या अपने किसी सर को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही है, तो उसको आप चेक भी करवा सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही आया है। चेक कैसे कराएंगे कि ये आंसर सही है या गलत, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आंसर चेक करने का तरीका ये है कि आप जो है पहली वाली वैल्यू या कोई सी भी इन तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लें, और उस इक्वेशन में ये एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करें, जो इक्वल्स टू के बाद आंसर आएगा, और जो इक्वल्स टू के इस तरफ आंसर आएगा, अगर वो आंसर सेम आ रहा है तो यानी कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक्स, ये मैं इस पहली वाली इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके देख रहा हूँ और देखते हैं आंसर सही आता है या नहीं आता। तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -5 है, तो इसमें पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी, तो x की वैल्यू में हम 5 लिख देंगे, माइनस y की वैल्यू विच इज़ 10 आई थी, तो -10 लिख देंगे, और प्लस z की वैल्यू विच इज़ 0 आई थी, तो 0 लिख देंगे, और यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद -5 है तो -5 लिख देंगे, और जब हम इनको सब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5, और इक्वल्स टू के उस तरफ भी है -5, तो यानी कि दोनों बिल्कुल सेम आए हैं, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर बिल्कुल ही सेम आया है और आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, और ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड सिखाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद में रखिएगा, और मिलते हैं फिर आपको एक अगली वीडियो में। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी करना सिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।